और उनकी अयोग्यता का सर्टिफिकेट है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री कितना हल्का है। किस तरह हाथ में कागज लेकर, जिस तरह बच्चे परीक्षा देने बैठते हैं और बच्चे पर्ची से नकल मारते हैं, नहीं कागज लेके कागज में देख देख के, और एक्सीलेंसी एक्सीलेंसी बार बार बोल रहे थे। अमेरिका के राष्ट्रपति को एक्सीलेंसी कहने की क्या जरूरत है? तो माननीय मोदी जी हैं, देखिए हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उस नाते हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन उनकी अयोग्यता समय समय पर जाहिर होती रहती है। उनका अपनी कोई बहुत ज्यादा शिक्षा नहीं है। वो खुद स्वीकार कर चुके हैं कि मैं तो खाली 9वीं 10वीं तक पढ़ा था, कोई ज्यादा पढ़ा नहीं हूं, मैं तो घर छोड़कर निकल गया था। और वो सब नकली मार्कशीट बनवा ली बीजेपी वालों ने। मोदी जी ने कभी दावा नहीं किया कि मैंने एमए पास किया है। उनके समर्थकों ने एक नकली मार्कशीट चला रखी है कि उन्होंने जो है उसमें जी डिग्री विवाद सुलझ गया था, फिर भी आपको बहुत आनंद आ रहा है? नहीं, हमें आनंद नहीं आ रहा, हमें शर्मिंदगी हो रही। नहीं सर, आपको आनंद आ रहा है भाटी जी? हमें आनंद नहीं आ रहा, हमें शर्मिंदगी हो रही है। लग रहा है कि परम आनंद की हमारे अनुभूति हो देश रही है के आपको। प्रधानमंत्री इतने अयोग्य हैं। नहीं एक यहाँ पर रवायत है। आपसे आनंद कहना चाहें आप इतने नहीं वो लग रहा है, ये एक रवायत बन गई है कि आप लोगों को देश के प्रधानमंत्री का मजाक उड़ाने को कह दिया जाए, सबसे प्रिय सब्जेक्ट है। जो आप बार बार ये सवाल उठाते हो अपने शो में कि मोदी जी का विरोध क्यों कर रहे हो, मोदी जी का विरोध क्यों कर रहे हो? हम विरोध करेंगे, हम विपक्ष हैं। मैंने कब कहा कि विरोध मौका ही क्यों देते हैं? नहीं भाटी जी, मैंने कब कहा कि तो चलिए शुरू करते हैं। एक्शन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज के डिबेट में राजकुमार भाटी ने बीजेपी प्रवक्ता राधिका खेरा, नरेंद्र मोदी और गोदी अंकर तीनों को गजब तरीके से धोया है। दोस्तों, आज की डिबेट का मुद्दा था कि नरेंद्र मोदी जी G7 के सम्मेलन में पेपर और पेन लेके गए थे और वही सवाल जो पेपर में लिखे थे उसे ट्रंप से सवाल पूछ रहे थे। दोस्तों, ट्रंप ने बिल्कुल रफ तरीके से इसका जवाब दिया है और मोदी जी ट्रंप से सवाल पूछने में डर रहे थे। दोस्तों, यही मुद्दा उठाया है सभा प्रवक्ता राजकुमार भाटी ने कि यह वीडियो देखकर लगता है कि भारत के प्रधानमंत्री एक अयोग्य प्रधानमंत्री है और वो ट्रंप से बहुत डरते हैं, उनके सामने मुंह नहीं खोल पाते हैं। दोस्तों, इस बात को सुनकर गोदी एंकर को काफी अधिक मिर्ची लग गई है और उन्होंने राजकुमार भाटी को कहा है कि आप लोगों को और विपक्ष को प्रधानमंत्री का मजाक उड़ाने में बहुत अधिक मजा आता है। तो दोस्तों, इस बात से गुस्सा होकर बीजेपी प्रवक्ता राधिका खेरा राजकुमार भाटी पर पर्सनल टिप्पणी करने लगी। तो इस बात से गुस्सा होकर राजकुमार भाटी ने साफ साफ कहा कि अभी ये 1-2 साल पहले मोदी जी को गाली देती थी और अब जब बीजेपी में शामिल हो गए तो मोदी जी की चहेती बन गई है। तो ऐसे दल बदल लोग से हम बात नहीं करते हैं। तो दोस्तों, बहुत ही गजब की डिबेट हुई है। आप सभी ये वीडियो पूरा देखिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। भाटी जी, एक और विपक्ष में हाहाकार बंगाल में, झारखंड में, आपकी पार्टी में भी बहुत सारे कयास चल रहे हैं, लेकिन सवाल उठाना और प्रधानमंत्री के लिए कहना कि हाथ कहां पर रहते, इस तरीके की शब्दावली ठीक है? बताता हूँ। नहीं, प्रधानमंत्री जी की जो वीडियो आई है ट्रंप साहब के साथ बात करते हुए, वो बहुत ही उनके व्यक्तित्व को हल्का प्रदर्शित करती है और उनकी अयोग्यता का सर्टिफिकेट है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री कितना हल्का है। किस तरह हाथ में कागज लेकर, जिस तरह बच्चे परीक्षा देने बैठते हैं और बच्चे पर्ची से नकल मारते हैं, नहीं कागज लेके कागज में देख देख के, और एक्सीलेंसी एक्सीलेंसी बार बार बोल रहे थे। अमेरिका के राष्ट्रपति को एक्सीलेंसी कहने की क्या जरूरत है? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। सभी देशों के राष्ट्राध्यक्ष उन्हें मिस्टर प्रेसिडेंट कहते हैं, उनके देश का मीडिया उन्हें मिस्टर प्रेसिडेंट कहता है। मिस्टर प्रेसिडेंट कहना एक बराबरी का दर्जा होता है। बात तो सही है। एक्सीलेंसी कहना ऐसा होता है जैसे हमारे मालिक हैं। ये एक्सीलेंसी कोर्ट में कहा जाता था पहले, उसे भी रोक दिया गया भारत में तो कि ये शब्द जो है गुलामी का प्रतीक है, तो सामंतवाद का प्रतीक है, साम्राज्यवाद का प्रतीक है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो माननीय मोदी जी हैं, देखिए हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उस नाते हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन उनकी अयोग्यता समय समय पर जाहिर होती रहती है। उनका अपनी कोई बहुत ज्यादा शिक्षा नहीं है। वो खुद स्वीकार कर चुके हैं कि मैं तो खाली 9वीं 10वीं तक पढ़ा था, कोई ज्यादा पढ़ा नहीं हूं, मैं तो घर छोड़कर निकल गया था। और वो सब नकली मार्कशीट बनवा ली बीजेपी वालों ने। मोदी जी ने कभी दावा नहीं किया कि मैंने एमए पास किया है। उनके समर्थकों ने एक नकली मार्कशीट चला रखी है कि उन्होंने जो है उसमें वो की थी, एमए की थी दिल्ली यूनिवर्सिटी से, एंटायर पॉलिटिकल साइंस में। आपको बहुत आनंद आ रहा है नहीं भाटी जी? एंटायर पॉलिटिकल साइंस कोई सब्जेक्ट आपको बहुत आनंद आ रहा है ना भाटी जी? जी, डिग्री विवाद सुलझ गया था, फिर भी आपको बहुत आनंद आ रहा है? नहीं, हमें आनंद नहीं आ रहा, हमें शर्मिंदगी हो रही। नहीं सर, आपको आनंद आ रहा है भाटी जी? हमें आनंद नहीं आ रहा, हमें शर्मिंदगी हो रही है। लग रहा है कि परम आनंद की हमारे अनुभूति हो देश रही के है आपको। प्रधानमंत्री इतने दलाल अयोग्य हैं। नहीं एक यहाँ पर रवायत है। आपसे आनंद कहना चाहें आप इतने नहीं वो लग रहा है, ये एक रवायत बन रही है कि आप लोगों को देश के प्रधानमंत्री का मजाक उड़ाने को कह दिया जाए, सबसे प्रिय सब्जेक्ट है। अरे राकेश पांडे जी, आप लोकतंत्र को ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं। आपकी पत्रकारिता अधूरी है। नहीं सर, तो आपकी नेतागिरी भी अधूरी है। भाटी जी, आपकी नेतागिरी भी अधूरी है।
जली ना, तेरी भी जली ना। जहां नेता मौका आपकी देगा। नेतागिरी भी अधूरी है। सुनिए 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 मेरी बात सुनिए। नहीं, मैं चलो बता रहा हूं आप सर, अगर भाटी जी चलो आपको आप मेरी प्रयास पत्रकारिता निकालना, अधूरी लगी तो आपकी नेतागिरी भी अधूरी है। अब मेरा तो जवाब पहले तो सुन नेतागिरी लो। पूरा करिए, उसके बाद पत्रकारिता पर सवाल अब जवाब तो सुन लो उठाइए। आप। जवाब सुन रहा हूं। देखिए आप एंकर हो तो इसका मतलब ये नहीं है बोलना नहीं दोगे। मैं तो बोलने दे रहा हूं सर, आपने मैं इसलिए पत्रकारिता पर अधूरी सवाल कह रहा उठाया हूं कि तो मैंने नेतागिरी पर सवाल उठा दिया। बात खत्म, अरे अपनी बात पूरी करिए। हाँ राकेश पांडे जी, राकेश पांडे जी, मैं उसका कारण बता रहा हूँ। देखिए एक पत्रकार को इतनी समझ तो होनी चाहिए कि लोकतंत्र में विपक्ष जहां मौका मिलेगा वहां सरकार की आलोचना करेगा, सरकार के प्रमुख की आलोचना करेगा। ठीक। ये कोई गुनाह नहीं है, ये कोई अपराध नहीं है। जो आप बार बार ये सवाल उठाते हो अपने शो में कि मोदी जी का विरोध क्यों कर रहे हो, मोदी जी का विरोध क्यों कर रहे हो। हम विरोध करेंगे, हम विपक्ष हैं। मैंने कब कहा कि मोदी जी मौका ही क्यों देते हैं? नहीं भाटी जी, मैंने कब बात तो सही है। कहा कि मोदी जी को का विरोध अध्ययन मत करना करिए? चाहिए, मैंने मोदी जी कब को कहा कि चिंतन विरोध करना मत करिए? चाहिए। मैं आपको चैलेंज अभी तो करता हूं, आप कह रहे थे कि आपको आनंद आ रहा है। नहीं, मैं कह रहा हूं आपको मजाक जनता का उड़ाने में आनंद आ रहा आपको आनंद आता है। है। मैं कह रहा हूं मजाक उड़ाने में आपको आनंद आता है। नो हम मजाक नहीं उड़ा रहे, हम सच्चाई बता रहे हैं। हम सच्चाई बता रहे हैं। हम शर्मिंदा है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री इतना अयोग्य है। हम इस बात पर शर्मिंदा, हम खुश नहीं है। हमें आनंद नहीं आ रहा, हमें दुख हो रहा है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री इतना अयोग्य है कि वो कागज हाथ में लेकर बैठता है जब अमेरिका के राष्ट्रपति के सामने बैठता है। और हमारे प्रधानमंत्री की हिम्मत असली मुद्दों को उठाने की नहीं होती। जो बार बार ट्रंप ने हमारा अपमान किया, कहा मैंने मोदी को धमका के कह दिया, मैंने सीज फायर करा दिया और मैंने बोल दिया रूस से ईरान से तेल नहीं खरीदेंगे और मैं वो लगा दूंगा। ठीक है। तो ये इस तरह की बातें जब वो कहते हैं तो तब मोदी जी को जवाब देना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हम एक संप्रभु देश हैं, ठीक है। मजबूत देश है, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। हाँ एकदम हमारे प्रधानमंत्री में दम होना चाहिए। ठीक है सर। वो दम समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी या किसी दूसरी पार्टी के दफ्तर से तय नहीं होगा। देश के प्रधानमंत्री में दम है कि नहीं है वो इस देश के नागरिक तय करते हैं, और जब चुनाव आता है तो तय कर लेते हैं। देश के दलाल 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 2014 से सब तय कर रहे हमसे ही हैं। दम मैंने होगा, कब कहा कि आप नहीं है इस देश के नागरिक भाटी जी, लेकिन अभी सियासी तौर पर दम नहीं है कि देश की जनता आपको मैंडेट दे कि आप सत्ता में जाएं। मैंडेट लेकर आइएगा फिर बताइएगा सियासी तौर पर दम की बात। आपकी नागरिकता पर किसी ने सवाल नहीं उठा दिया। हम यूपी की सबसे बड़ी पार्टी है लोकसभा में। हाँ तो ठीक है सर, सत्ता में ना यूपी में ना है ना केंद्र में है। तीसरे नंबर की पार्टी है। तो ये सत्ता में ना यूपी में है ना केंद्र में है। तीसरे नंबर की पार्टी है। आप लोकसभा में यूपी में सबसे बड़ी पार्टी नो डाउट है, लेकिन सत्ता में ना उत्तर प्रदेश में है और ना देश की राजधानी दिल्ली में है। तो छोड़ दीजिए सर, आप इसी में खुश होते रहिए। राधिका खेड़ा जुड़ गई हैं, राधिका खेड़ा जुड़ गई हैं। राधिका खेड़ा मसला सिर्फ इतना था कि क्या प्रधानमंत्री मोदी पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि मजाक उड़ाया जा रहा है। बैठे एक आदमी से मैं सुन रही थी कि वो कह रहे थे मेरे देश के प्रधानमंत्री अयोग्य है। ये वो आदमी कह रहा है ना जो ब्राह्मणों की तुलना किससे करता है, जो जिस समाज से आता है, गुर्जर समाज से, उसकी तुलना किससे करता है। एक ऐसा बहुत ही नहीं है तो आप उठ जाइए। मैं आपके बीच में नहीं बोली। जब आप मेरे देश के प्रधानमंत्री के लिए अटपटांग बोल रहे थे, राकेश जी कंट्रोल करिए, फिर मैं सबके बीच में बोलूंगी। मैदान छोड़ के भाग रही हो, अखाड़ा छोड़ के भाग रही हो। राकेश जी इनकी गुंडागर्दी खत्म हो गई हो तो मैं बोल दूं, आप इनको म्यूट करेंगे कि ये ठीक है भाटी जी, जवाब नहीं है, हाथ जोड़ के उठ जाओ सो से। नहीं ये आप कैसे तय करेंगे कि हाथ जोड़कर उठ जाए। आप ही की बात को तो कोट किया ना। आप कह दीजिए कि टॉपिक नहीं है, उस टॉपिक को क्यों बीच में लेकर आना, वो बात एक अलग है। टॉपिक कहा तो आप ही का सेंटेंस था ना भाई। 10 मामले उठा सकता हूँ। चलिए राधिका पॉइंट पर 2 महीने पहले तक तो राधिका खेड़ा गाली देती थी मोदी जी को। आप भी तो समाजवादी पार्टी में नहीं थे ना, आप कौन सी पार्टी से आए? आपने भी अखिलेश यादव को बहुत गालियां दी है मेरे साथ ही खड़े होकर शो में। इनको प्लीज कंट्रोल करिए और म्यूट करिए। भाटी जी मैंने कभी जीवन में समाजवादी पार्टी। ठीक है भाटी जी, ये शुरुआती पहला सवाल था। भाटी जी नहीं अच्छा लगता है दल बदलू नहीं। भाटी जी छोड़ दीजिए सर, आपकी पार्टी में 10 दल बदलू मिल जाएंगे, हर पार्टियों में दल बदलू मिल जाएंगे। तो दल बदलू पर कोई नेता और कोई पार्टी ज्ञान दे, वो मैं सबके लिए बात कह रहा हूँ सर। तो नहीं हूँ तो है ना आपकी पार्टी में, छोड़ दीजिए ऐसी पार्टी कि इस पार्टी में दल बदलू, हम नहीं रहेंगे इस पार्टी में। तो छोड़ दीजिए सर, ये दल बदलू पर डिबेट नहीं है। भाटी जी लेट्स कम ऑन द टॉपिक। राधिका खेड़ा दल बदलू हमें उपदेश दे रही है जो कल तक। तो भाई आपकी पार्टी में भी दल बदलू है भाटी जी, रुक जाइए। राधिका खेड़ा अरे तो उपदेश बनाते हैं। देखिए ये महिलाओं को किस तरीके से बिहेव करते हैं वो आपने देख लिया। ब्राह्मण समाज, क्योंकि मैं ब्राह्मण लड़की हूं तो मेरे से इनको नक्सली होनी है। राकेश जी ब्राह्मणों के लिए ये क्या सोच रखते हैं, प्लीज इनको कंट्रोल करिए। इस तरीके भाटी जी नहीं अच्छा लगता है, प्लीज इनको आप म्यूट करिए। अगर इनको डायरी ऑफ द माउथ है तो आपके बीच में कोई नहीं आया ना, आपके बीच में कोई नहीं आया ना, तो आप भी दूसरों के बीच में मत आइए। इनसे कहो विषय पे बोलो। सर रुक जाइए, आप भी कई बार विषय से इधर उधर होते हैं। पर्सनल मुझ पे बोलोगी, मेरे ऊपर भाषण दोगी। तो अभी पर्सनल हो रहा है, तो रुक जाइए, पर्सनल किसी को नहीं हो रहा है। राधिका खेड़ा टॉपिक पर आइए। टॉपिक ही है ये। आप मेरे देश के प्रधानमंत्री को अयोग्य बोलेंगे तो आपकी योग्यता एज अ स्पोक्स पर्सन और समाजवादी पार्टी पे मैं सवाल नहीं उठा सकती। आप नहीं मेरे देश के प्रधानमंत्री पे जिनको तीसरी बार चुना गया है उन पे सवाल उठाएंगे तो मैं सवाल नहीं उठा सकती। मैं फिर बोलूंगी, राजकुमार भाटी को ब्राह्मणों से तकलीफ है, महिलाओं से तकलीफ है, अभद्र टिप्पणी करते हैं और मैं एक ब्राह्मण लड़की हूं इसलिए यहाँ पे बैठ के लगातार मेरे पे टिप्पणी करे जा रहे हैं। लेकिन फिर राकेश जी प्लीज आप इनको म्यूट करिए। इस तरीके से डिबेट नहीं हो सकती। मैं किसी के बीच में नहीं बोली, फिर मैं किसी के सबके बीच में बोलती रहूंगी। अपनी जाति ये तरीका भाटी जी नहीं अच्छा लगता है, फिर मुझे कहना पड़ेगा कि सिर्फ राधिका खेड़ा की आवाज होने, मुझे कहना पड़ेगा नहीं अच्छा लगता। रुक जाइए,
और मुझे इतनी हंसी आ रही है। वो एक कहावत है ना कि थोथा चना बाजे घना, वही हालात हो रहे हैं इन लोगों के। इनके पास है कुछ नहीं और इनको इस बात से तकलीफ हो रही है। देखिए ना राकेश जी, अगर भारत का डंका विश्व के पटल पे बज रहा है तो इससे तकलीफ क्या हो रही है? G7 पहले जब होते थे तो भारत को न्योता भी नहीं मिलता था। कोई मीटिंग होती थी, देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को पीछे, मैं तो ज्यादा दूर जाऊंगी नहीं थी, हम बस लास्ट सरकार के साथ कंपेयर करेंगे जिसका रिमोट कंट्रोल राहुल गांधी और सोनिया जी के हाथ में था। डॉक्टर मनमोहन सिंह को पीछे की कतार में खड़ा कर दिया जाता था। आज मेरे देश के प्रधानमंत्री, जब G7 की मीटिंग थी तो उनको न्योता भी दिया गया और वो बीचों बीच सबसे आगे की कतार लाइन में खड़े हुए थे, जहां पे सारी मेन कंट्रीज खड़ी हुई थी। क्या ये मेरे देश के लिए गर्व की बात नहीं है? ये हर हिंदुस्तानी के लिए गर्व की बात है। अब आप इसमें मीन में निकालना चाहेंगे, बोलते जाइए, क्या नतीजा हो रहा है? 11 साल 12 साल हो गए हैं, आप लगातार विपक्ष में, आप चिल्ला के कह दीजिए कि हमारी सबसे ज्यादा ये सीटें हैं, वो सीटें, पर एक्चुअल रिजल्ट क्या है? एक्चुअल रिजल्ट ये है कि ना आप उत्तर प्रदेश में हैं, ना आप सेंटर में हैं और ना आने वाले हैं। पूरा के पूरा इंडी ठगबंधन एक हो गया जो आज बिफर रहा है। जब पूरे के पूरे एक हो गए थे तो टोटल सीटें भी भारतीय जनता पार्टी के बराबर नहीं ला पाए। और जब देखिए ना, बेसिक चीज होती है, जब तीसरी बार चुनाव में आप कंपेयर करिए यूपीए के साथ, यूपीए कितनी सीटों पे आ गई थी राकेश जी तीसरे चरण जब उनका चुनाव हुआ था? महज 40 कुछ सीटों पे। और आज भी अगर हम सरकार में है, ये शो करता है कि देश की जनता किसमें विश्वास नहीं, वो कागज लेकर बोलने पर सवाल उठ रहा है राधिका खेड़ा जी कि प्रधानमंत्री के हाथ में कागज क्यों था? क्यों होना गलत बात है? आप यहाँ पे शो करते हैं, आपके हाथ में आईपैड होता है, भाटी साहब के हाथ में इतनी बार कागज पेन होता है, क्यों? कोई प्रॉब्लम है क्या? अगर कोई मुद्दे हैं जिनको वो डिस्कस करना चाहते हैं ताकि कोई भी मुद्दा ना छूटे, उसमें पॉइंट्स अगर लिखे हुए हैं कि ये मुद्दों को कवर करना है, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, समझ गया। एक इंपॉर्टेंट मीटिंग हो रही है, जब हम मीटिंग में जाते हैं, पता नहीं ये लोग कैसे, देखिए इसीलिए प्रॉब्लम है जब इन लोगों के यहाँ पे पता नहीं क्या होता है। पर चाहे कोई कॉर्पोरेट हो, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, कहीं पे हो, कोई भी मीटिंग होती है, एक पेन पेपर बेसिक बुक्स लिखने के लिए कोई सबके पास चीजें होती है। दैट्स हाउ अ प्रोटोकॉल इज। अगर इन लोगों की कोई मीटिंग नहीं होती है, सिर्फ टूटियां चुराने में ही सारा अपना समय निकाल देते, अब तो जाहिर सी बात है टूटी चोरों को क्या कागज क्या कलम, राधिका जी नहीं जाना उधर, प्लीज नहीं जाना उधर। भाटी जी मैंने नहीं कहा नहीं जाना उधर, क्यों ऐसी बातें करना? फिर भाटी जी को बुरा लगेगा, उनके नेता के लिए आप बोलेंगे। इंडिया की राकेश जी, आपके ही चैनल के अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है कि किस तरीके से सीएम हाउस की क्या हालत करके छोड़ के आए थे अखिलेश यादव, किस तरीके से मुझे उस पर डिबेट नहीं करनी। नहीं, मुझे उस पर डिबेट नहीं करनी। मुझे उस पर डिबेट नहीं करनी। अजय उपाध्याय को लाइए स्क्रीन पर, आता हूं भाटी जी। अजय उपाध्याय जी, आपकी पार्टी की पीसी में भी प्रधानमंत्री के लिए कंपनी का एजेंट कह दिया जाए। भाई के लिए महफिल तो सजा ली तुमने, अब उस देश को हासिल क्या हुआ ये तो भी बताते जाओ। सच तो ये है कि जो ये अभी G7 में जो ट्रंप साहब और मोदी जी की मुलाकात हुई, लोग बेवजह बेचैन हैं। ये तो बहुत अद्भुत था, ऐतिहासिक भी था, और सच पूछिए तो ये विश्व की सबसे बड़ी अभी तक की भूगोलीय घटना थी कि पहली बार कम से कम मोदी जी आए तो पीसी करने। चलिए, देश के पत्रकारों के बीच नहीं आ पाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रेस ब्रीफिंग में रहे, और जानती हैं वो पर्चा उर्चा के कारण लोग परेशान हो रहा है। एकदम किसी को परेशान नहीं होना चाहिए। ये तो अच्छा हुआ, वो तो नॉन बायोलॉजिकल आदमी है, हमारे पत्रकारों को पता था, इसलिए वहां भी हमारे पत्रकारों ने बेचारे से प्रश्न नहीं किया, क्योंकि टेलीप्रॉम्प्टर तो था नहीं सामने। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मान लीजिए पर्चा में तो लिखित था, उतना ही बोल पाते तो आगे की समस्या होती। इसलिए मुझे लगता है कि ये सब विवाद करना बेकार है। मेलोडी खाइए और मस्त रहिए, पूरा विश्व मस्त है। मोदी जी का गान गाइए, मोदी मोदी कीजिए और कीर्तन में चलते रहिए। देश को क्या मिला इस पर प्रश्न आना चाहिए। यही नहीं, अभी और सुनिए भाई, तस्वीर से, ताली से और तारीफ से यदि देश की विदेश नीति संवर जाती हो तो खूब ताली हम भी बजा देते हैं 3-4 बार मोदी जी के लिए, वाह मोदी जी, थैंक यू मोदी जी। लेकिन सच तो यह है कि देश को मिला क्या। जब वहां पे बात हो रही थी, कोई आप जैसा पत्रकार, जुझारू पत्रकार था जिसने प्रश्न किया कि हमारे नाविकों की हत्या हुई, और क्या जवाब आया ट्रंप की तरफ से? क्या असंवेदनशील जवाब था। कहता है कि ये तो होते रहता है। क्या ये जवाब होना चाहिए हमारे प्रधानमंत्री के सामने ट्रंप की? दूसरी बात, जिस तरह से इंडो पैसिफिक कमांड जो था, जिसका नाम बदलकर इंडो को ही हटा दिया, जब ये हुआ था 2018 में, तो यही देश की मीडिया भी और भाजपा के साथी भी क्या करते थे? रोज ताली बजाते थे, देखो 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 विश्व में सबसे बड़े पावरफुल हम हो गए, क्योंकि इंडो पैसिफिक बदल दिया अमेरिका ने, और इंडो हटा दिया। तो अब क्या कहिएगा? इस पर कोई चर्चा नहीं। और इतना ही नहीं, सिर्फ इंडो पैसिफिक नहीं किया है, आप खुद उठाइए, आप तो जागरूक पत्रकार हैं। एक बात अजय उपाध्याय जी, एक बात देता हूं, अजय उपाध्याय जी एक बात ये दिखाइएगा, पीओके को उसने रिकॉग्नाइज किया है कि वो पाकिस्तान के साथ। ठीक है, एक बात अजय उपाध्याय जी पर भी उस इंडो पैसिफिक में जो अजय उपाध्याय जी एक बात है, वो डिसाइड करके दिखा रहा है कि भारत की इंटीग्रिटी पर प्रश्न लगाया है। ठीक है, अजय मुद्दों पर आना चाहिए। अजय उपाध्याय जी एक बात, अजय उपाध्याय जी एक बात, स्थिति जिस तरह से हमारी व्यापारिक रिश्ते रहे। जी, एक बात आपने कहा कि ट्रंप ने कहा कि होते रहता है। सर थोड़ा सा सुन लेते, ये रिक्वेस्ट और गुजारिश आपसे है। ट्रंप ने कहा था दिस इज अ रफ प्रोफेशन, तो दिस इज अ रफ प्रोफेशन। हाँ, तो ये होते रहता है नहीं कहा था। पहला आपका फैक्ट चेक ये है कि होते, हाँ मैंने इस बारे में सुना है, ये एक बहुत कठिन पेशा है, तो होते रहता है, ये ट्रंप ने नहीं कहा था। ठीक, पहली बात। आशय यही है
यही है। यदि अमेरिका, सुनिए, अमेरिकन 3 नागरिकों को, सिविलियन नागरिकों को जो वाणिज्यिक जहाज चला रहे होते और भारत की कोई सैनिक कार्रवाई इस तरह की हो गई होती, तो क्या यही जवाब ट्रंप का होता? ये तो होते रहता है और प्रोफेशन है। या जवाब क्या बात है सर, क्या बात है सर, अब मांगा जाता, संवेदनशीलता दिखाई जाती। ठीक, राधिका, क्या यही न्याय है उन परिवारों को जिन लोगों की मौतें हुई हैं? क्या आप भी और हम भी ये स्वीकारने को तैयार हैं कि ये जवाब उनका न्याय मिल जाएगा उनके लिए, उन नागरिकों को? ठीक है राधिका जी, अजय उपाध्याय कह रहे हैं कि ये सवाल कंपनी का एजेंट कह देना, हंसने पर बातचीत सब ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी की बॉडी लैंग्वेज ही ऐसी। प्रधानमंत्री जी हंसमुख है भाई, पॉलिटिक्स डिप्लोमेसी। फिर यही कह रहा हूं, मजाक उड़ा तो प्रणेता है। ठीक है राधिका खेड़ा। राकेश जी, मैं उम्मीद करती हूँ इस बार मेरे बीच में कोई नहीं बोलेगा, मैं किसी के बीच में नहीं बोलती। आप कंट्रोल करिए राकेश जी, मेरा सारा समय इस तरीके से जाता है। ठीक है। देखिए राकेश जी, विपक्ष की सबसे बड़ी समस्या यह है कि उसे भारत की उपलब्धियां दिखाई नहीं देती। और वो क्यों दिखाई नहीं देती? अगर उपलब्धियां दिखाई दे जाएंगी और स्वीकार कर लेंगे तो इनको मोदी जी के नेतृत्व को भी स्वीकार करना पड़ेगा। आज कांग्रेस के प्रवक्ता पूछ रहे हैं कि 12 साल में देश को क्या मिला? देश को मिला दुनिया का 11वां नहीं 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का गौरव। देश को मिला करोड़ों गरीबों के लिए पक्के घर, शौचालय, बिजली, गैस और नल से जल। देश झूठ पे झूठ बोलती जा रही है। देश को मिला डिजिटल क्रांति का ऐसा मॉडल जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। देश को मिला कोविड जैसी वैश्विक महामारी से लड़ने का सफल नेतृत्व। देश को मिला आतंकवाद पे जीरो टॉलरेंस और सर्जिकल स्ट्राइक का आत्मविश्वास। देश को मिला G20 का सफल मेजबानी और वैश्विक मंचों पर बढ़ता सम्मान। रही बात जो ये बार बार कहते हैं महंगाई है, बेरोजगारी है, तो पूरी दुनिया कोविड, युद्ध और आर्थिक संकट से जूझी है। लेकिन भारत में दुनिया में सबसे, अगर दूसरी देशों के साथ कंपेयर करें तो सबसे तेजी से बढ़ती अगर अर्थव्यवस्था कहीं पे है तो वो भारत है। अगर देश में कुछ नहीं होता तो क्या दुनिया भारत में निवेश और विकास का सबसे बड़ा केंद्र मान रही होती? सारी कंट्रीज हमारे साथ ट्रेड डील कर रही होती। आप देखिए किस तरीके से यूरोपियन यूनियन हो, बाकी प्राइम मिनिस्टर्स हो, किस तरीके से आके मोदी जी से बात कर रहे थे। फ्रांस में हम तो कहीं भी जाते हैं, इनको तकलीफ हो जाती है कि क्यों बात आगे बढ़ा। रही बात अमेरिका के सवाल की, तो भारत की विदेश नीति जो है वो कांग्रेस की तरह घुटनों पर बैठने वाली नहीं है। भारत आज किसी भी देश के सामने झुककर नहीं, ना आंख झुकाकर बात करता है, हम आंख में आंख डालकर बात करते हैं। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। जो घटना हुई थी हमारी EAM ने बहुत इसको उठाया भी था और बोला था कि इसके लिए कोई एक्सेप्टेंस नहीं होगी। देयर कैन नॉट बी एनी आंसर एंड देयर कैन नॉट बी, मतलब इसका कोई रीजन ही नहीं हो सकता कि आपने क्या किया है। हम वो नहीं है कि बार बार अमेरिका के आगे झुक जाएंगे। अमेरिका ने कहा आप ईरान से तेल नहीं खरीदेंगे, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा सोनिया जी से फोन करके, सोनिया जी मैं क्या करूं? जी झुक जाइए, झुक गए। हिलरी क्लिंटन आ रही थी तो मनमोहन सिंह जी ने राहुल गांधी को फोन किया, वो आ रहे हैं, कह रहे हैं ईरान से फर्टिलाइजर मत लीजिए, क्या करूं? मैं कहा झुक जाओ, जो आपका हुक्म आता हम झुक गए। इस तरीके से कांग्रेस की सरकारें काम करती थी। मैं आज कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहती हूं, जिस पार्टी के शासन में भारत को कमजोर देश माना जाता था, वो आज उस भारत पे सवाल उठा रही है जिसे दुनिया के महाशक्तियां अपना साझेदार बनाने के लिए कतार में खड़ी है। आपको थोड़ी भी शर्म आती है? आप लोग हमेशा ये क्यों ढूंढते हैं कि ये कमी हुई, वो कमी हुई? अगर भारत आगे बढ़ेगा तो अजय उपाध्याय जी, आप भी और आपके आगे वाली पीढ़ी भी आगे बढ़ेगी। ये सबके मोदी जी सबके प्रधानमंत्री है, वो बीजेपी या कांग्रेस नहीं है। देश पूरा आगे बढ़ेगा, आप भी और हम भी। हमें आज भी अगर 70 साल की कांग्रेस की सरकारों के बाद अगर लोगों के घर में बाथरूम नहीं था, बेसिक फैसिलिटी की महिलाओं को सड़क पे जाना पड़ता था, जल का नल का जल नहीं था, आपके घर के अंदर आपके पास बेसिक सुविधाएं नहीं थी, बिजली नहीं थी। ठीक है, मैं रिप्लाई लेता हूं अजय उपाध्याय। अब देख तू, अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूं तुझे। देख आप रिप्लाई करिए राधिका खेड़ा की बात का, मैं उसमें एक चीज ऐड कर देता हूं। ट्रंप ने कहा था भारत की इकोनॉमी डेड है, सुन लीजिए सवाल। ट्रंप ने कहा था भारत की इकोनॉमी डेड है, तब तो राहुल गांधी ने सबसे पहले ढोल पीटा, देखो रे भारत की इकोनॉमी डेड है, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। अब ट्रंप ये कह रहे हैं कि मोदी बहुत सख्त मिजाज के हैं। ट्रंप ये कह रहे हैं कि जब तक मोदी है भारत की बड़ी भूमिका है। ट्रंप जब तक ये कह रहे हैं कि देखो मोदी ही सबसे ग्रेट नेता है, 12 साल से डटे हुए हैं, ये भी बात मान लीजिए, इसके लिए भी ताली बजा दीजिए, इस पर भी सहमति जता दीजिए। जब तक मोदी जी प्रधानमंत्री है अमेरिका हमेशा साथ खड़ा रहेगा। अगर किसी देश ने हमें अटैक किया, ये भी जोड़ दीजिए। ठीक, बोलिए मैंने बोल दिया, मैं बोल दिया। अच्छा ठीक है, अच्छा किया। मैं तो इस बात के लिए वाकई मोदी जी को भी ताली बजा रहा हूं कि थैंक यू मोदी जी, इतना बड़ा काम आपने, अमेरिकन राष्ट्रपति के मुंह से बात आई और आपके लिए इतनी प्रशंसा हुई, इतनी तालियां बजी, इतनी तारीफें हुई। हम इसका मतलब आप ट्रंप के उन सभी बातों को सही मान रहे हैं जो अभी कहा राकेश भाई, या उससे पहले कहा कि हमने सीज फायर करवा दी? यदि उसको भी फिर स्वीकारना होगा। या उसने ये भी जो कहा कि किस तरह से आपको ईरान से तेल नहीं खरीदना है, पहले टर्म में उसी ने इस रोक लगाई थी। तो उस समय तो कांग्रेस की सरकार नहीं थी जो 19 वाले में रोक लगाई थी। और अभी जैसे कहा कि रसा से भी आपको तेल लेना है या नहीं लेना है, तो जयशंकर जी कह रहे हैं, मैं क्या कहूं,
जयशंकर जी ने स्वीकारा कि आपने जो जो कहा हमने किया, फिर भी हम पर टैरिफ लगाई आपने। तो ये सब बातें, इसका मतलब व्यक्तिगत संबंध मोदी जी का इतना अच्छा है, दोस्ती भी है, फिर इस देश को इतना सफर क्यों करना पड़ रहा है? अभी जो टैरिफ लगी भारत में क्यों 18% की लगी, जबकि ब्राजील जैसे देशों ने विरोध किया और वहां पे जो वहां का जो सिस्टम है उसके तहत आया। हमारा जो 16% का टैरिफ वहां प्लस था, सरप्लस था, वो क्यों गड़बड़ हुआ? पिछले एक साल का डेटा उठाइए, आयात निर्यात का डेटा उठा लीजिए, देख लीजिए अब कैसे हमारे आयात जो है अमेरिका से बढ़ने लगे हैं और निर्यात हमारे घटने लगे हैं। जो सरप्लस सबसे ज्यादा पहला पार्टनर हम होते थे अमेरिका के साथ। तो जो परिस्थिति है उसको, सच्चाई को स्वीकारना होगा। पीएम मोदी कंपनी एजेंट हो गए। हम तारीफ मुफ्त में मिल जाए, तारीफ मुफ्त में मिल जाए, लेकिन राष्ट्रीय जो हित है वो मेहनत से साधे जाते हैं और मेहनत करनी पड़ती है। दूसरी बात, हमारे साथी प्रवक्ता ने कहा, वाकई बहुत विद्वान प्रवक्ता है वो, उनकी बात को मैं यदि इस बात को सच्चाई के साथ स्वीकार भी लूं कि मोदी जी के समय इकोनॉमी बहुत अच्छी हो गई है और पहले क्या कमजोर कहा जाता था, फ्रेजाइल 5 में कहा जाता था, तो जिसने फ्रेजाइल 5 कहा उसी बैंक ने अभी कहा है कि अब भारत जो है सबसे ज्यादा असुरक्षितों में 1 नंबर पर आ गया है। पहले फ्रेजाइल 5 में था, अब वो 1 नंबर असुरक्षित वेनरेबल हो गया है। तो क्या इसको भी आप सही स्वीकार रहे हैं? इसका मतलब तो दोनों पक्ष को आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय हित जो है कूटनीति में सरेंडर डिप्लोमेसी से नहीं होती है, सस्टेन डिप्लोमेसी से देश नहीं चलता है। आपका व्यक्तिगत हो सकता है कि फोटो अप हो जाए, अच्छी खासी आपकी प्रचार हो जाए, हेडलाइन मैनेजमेंट हो जाए, लेकिन विदेश नीति राष्ट्रीय हित के कोर इशू पर डिसीजन होते हैं। बात तो सही है। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो, मुझे